नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। नेपाल में आफत, भारत ने भेजी राहत। आज हम इसी पर ही बात करेंगे। नेपाल में जो कल त्रासदी हुई है उसके बाद भारत ने सबसे पहले मदद नेपाल तक पहुंचाई है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बातचीत की है और बालेन्द्र शाह से कहा है कि भारत हर तरह से मदद के लिए तैयार है और यही वजह कि भारत ने सबसे पहले मदद पहुँचा दी है। अब ताज़ा हालात क्या है उस पर एक नज़र डालते हैं। नेपाल में जो अभी ताज़ा अपडेट है उसके लिहाज से करीब 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। करीब 850 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जो लोग लापता हैं उनमें से 300 के करीब जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं, भारत के हैं। इनमें से कई सारे NRIs भी हैं और ज़्यादातर जो भारतीय यहाँ पर लापता हुए थे वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे। और जिस जगह पे सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ था जो नेपाल और चीन का बॉर्डर है, गायरोंग बॉर्डर, और इस गायरोंग बॉर्डर के पास ही सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे जो भारतीय थे, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जा रहे थे या वापस वहाँ से आ रहे थे। इसके अलावा करीब 450 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो विदेशी नागरिक हैं, वो भी लापता है जिनके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो है रसुआ ज़िला है, क्योंकि ये इलाका जो डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल और चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी जगह पे हुआ है। इसके अलावा गाँव, सड़कें, पुल, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तबाही हुई है। कारण क्या है इसका? क्योंकि तबाही तो हुई लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही है? ग्लेशियर, बर्फ़ के बड़े हिस्से टूटने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से ये घटना हुई है। तो एक तो है कि ये तबाही हुई जिसमें अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं। भारतीयों की भी इसमें बड़ी तादाद है जो लापता बताए जा रहे हैं और जो तबाही हुई इसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में अचानक ही इतनी बड़ी त्रासदी आ गई? ना बारिश हो रही थी, ना ही कोई ऐसे हालात थे, मौसम ख़राब था कि इस तरह की तबाही हो सकती थी। अब इसी पर हम आगे आपको बताएंगे इसकी वजह क्या रही। अब राहत और बचाव में नेपाल की सेना लगी हुई है, हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं और बड़ी बड़ी मशीनों को धीरे धीरे लाया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है इतना ज़्यादा दुर्गम इलाका है। यहाँ पर क्योंकि सड़कें टूट गई हैं, पुलें टूट गए हैं, तो यहाँ तक मदद पहुँचाना भी एक बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं कि चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा रेस्क्यू वर्कर्स के लिए। दूसरी तरफ कल भारत ने 10 टन राहत सामग्री भेजी थी। आज फिर से करीब 37 टन से ज़्यादा की राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। तो कुल मिलाकर भारत ने अभी तक 47 टन से ज़्यादा की राहत सामग्री भेज दी है, जिसमें टेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, दूसरी मदद की चीज़ें भेजी गई हैं। तो भारत लगातार मदद कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये त्रासदी आ कैसे गई, क्यों आ गई, क्यों ग्लेशियर टूटा, लैंडस्लाइड हुआ? तो सबसे पहले आप इसकी भौगोलिक स्थिति को समझिए, कहाँ पर ये घटना हुई है। ये काठमांडू है, नेपाल की राजधानी, और यहीं से इस जगह पर, ये जो जगह दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है गायरोंग पोस्ट, बॉर्डर पोस्ट, जहाँ पर फ्रेंडशिप ब्रिज है और ठीक ये इसी जगह पर ये इम्पैक्ट का पहला पॉइंट था जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ इस फ्लैश फ्लड का। और वहाँ से करीब नीचे की तरफ आते जाते हैं तो चितवन तक ये पूरा इम्पैक्ट देखने को मिला। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट आया हुआ है, यहाँ जो फ्लैश फ्लड हुआ है, उसका असर भारत के बिहार और साथ ही उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो नेपाल के सीमा के साथ लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर नदियों का पानी बढ़ सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर ये घटना हुई, लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड कहाँ हुआ है? लैंडस्लाइड इस जगह पे हुई है। ये गायरोंग काउंटी का हिस्सा है और गायरोंग काउंटी का हिस्सा है। और गायरोंग जिस जगह पे ये फ्लैश फ्लड का पहला इम्पैक्ट हुआ है वो है नेपाल और साथ ही चीन का बॉर्डर, जहाँ पर एक फ्रेंडशिप ब्रिज बना हुआ है और वहाँ पर एक बॉर्डर कॉम्प्लेक्स है, बड़ी इमारत है जहाँ पर कस्टम्स, इसके अलावा जो इमिग्रेशन के तमाम अधिकारी और दफ्तर मौजूद है, जहाँ से नेपाल से जो लोग जा रहे हैं, चीन तिब्बत जा रहे हैं या फिर
चीन या तिब्बत से नेपाल आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और इसी जगह पे सबसे पहले हिट किया है। ये वो जगह है। अब यहाँ पर हिट होने के बाद ये जो फ्लैश फ्लड था वो नीचे की ओर आता रहा और ये जो इलाके हैं धुंचे, ये रसुआ जो डिस्ट्रिक्ट है धुंचे उसका सबसे महत्वपूर्ण शहर है और फिर वहाँ से होते हुए ये आगे आगे नीचे की ओर चलते चलते नुवाकोट होते हुए दांडी एक और ज़िला है वहाँ तक नीचे पहुँचा और ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस था करीब 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में नदी ने अपने आसपास के सभी इलाकों पे इम्पैक्ट किया, जो भी इसके आसपास था सब कुछ तबाह कर दिया। 100 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच था और धुंचे से अगर गायरोंग पोस्ट की बात करते हैं वो करीब 50 से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये पूरा कवर करने में कितना वक्त लगा होगा उसका एक अंदाज़ा मैं आपको देता हूँ कि इस जगह पे सुबह 10:59 पर 10:59 पर ये हिट किया। जो पहला जो आप कह सकते हैं कि सुनामी थी या लहर थी, बड़ी लहर थी जो करीब 10 से 20 फीट तक ऊंची लहर थी, इसने यहाँ पर हिट किया और उसके बाद महज चंद मिनट के अंदर ये 100 किलोमीटर का फासला पूरा कर लिया इस लहर ने और जो कुछ भी आया सब कुछ तबाह कर दिया। अब आपको ले चलते हैं उस जगह पे जो पहला इम्पैक्ट का रास्ता था और यहीं से आपको बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। अब कारण जो बताया जा रहा है, कारण में ये बताया गया कि ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर टूटने के बाद ये हुआ, या उससे पहले खबर ये आई थी ग्लेशियर क्यों टूटा, क्योंकि भूकंप के झटके आए थे, भूकंप के झटके की वजह से ग्लेशियर टूटा जिसकी वजह से ये घटना हुई है। अब ये जो जगह है ये है फ्रेंडशिप ब्रिज और है यहीं पर ही है गायरोंग काउंटी का वो बॉर्डर पोस्ट जहाँ पर लोग मौजूद थे और ये है लेंदेखोला नदी में से ही ये फ्लैश फ्लड यानी जो लहर थी यहीं से चली थी लेंदेखोला से और आई और करीब 20 फीट से ज़्यादा, क्योंकि लगभग 5 मंजिला या 6 मंजिला इमारत को जिसने पूरी तरह से ढक दिया हो तो हम मान के चलते हैं 20 फीट से ज़्यादा की उसकी रही होगी और ज़्यादा ऊंची होगी लहर जिसने जब हिट किया होगा। तो इतनी ऊंची लहर ने आके यहाँ पर इस बॉर्डर आउटपोस्ट को या बॉर्डर कॉम्प्लेक्स को इसने हिट किया। हिट करने के बाद यहाँ से ये मुड़ गई। मुड़ने के बाद इसने भोटेकोशी नदी में अपना रुख ले लिया, यानी कि ये जो लहर आई, ये सुनामी आई, ये फ्लैश फ्लड था, ये पूरा पानी मलबा ये भोटेकोशी नदी की ओर मुड़ गया और फिर आगे नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो नेपाल की ओर से जा रहे हैं तो ये NH42 है और ये है G216 हाईवे। ये दो महत्वपूर्ण हाईवे हैं। NH42 नेपाल का, ये सीधा जोड़ता है नेपाल को चीन तिब्बत के साथ, और यहाँ पर G216 ये वो हाईवे जो तिब्बत और आगे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दो जो ये मुख्य सड़कें हैं इसमें डैमेज हुई है। नेपाल की ओर ज़्यादा डैमेज हुआ है और तिब्बत या फिर चीन की ओर कम डैमेज हुआ है। अब ये देखिए, ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है। ये धुंचे पहुंचने से पहले यहाँ पर जो एक नदी दिख रही है, ये यहाँ पर एक और नदी यहाँ पर ये भोटेकोशी नदी में जैसे ही जाके मिल जाती है तो ये नदी आगे फिर त्रिशूली कहलाती है। तो यहाँ से ये नदी त्रिशूली हो गई, इससे आगे भोटेकोशी। तो यहाँ पर भी जो इम्पैक्ट हुआ था जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। अब जो तस्वीरों में सबसे भयानक मंजर देखने को मिला था वो था नुवाकोट का। ये नुवाकोट, ये इतना बड़ा काफ़ी बड़ा ये इलाका है, शहर है, और यहाँ पर आप देखिए जो ये नदी है त्रिशूली नदी है। त्रिशूली नदी में जो उफान आया और जो बाढ़ आई उसने इस पूरे बड़े इलाके को इम्पैक्ट किया। जो नदी के आसपास जो कुछ था उसको सब कुछ तबाह कर दिया। और यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर 10 फीट या 10 फीट से ज़्यादा हो सकता है कि मलबा जमा हुआ है, कई मकानें तबाह हो चुकी हैं, वहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ये वो इम्पैक्ट है जो हम आपको बता रहे हैं।
अब इम्पैक्ट अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लेंडे खोला में इतनी बड़ी तादाद में पानी या मलबा आ गया। अब इसके पीछे वजह है ग्लेशियर। ग्लेशियर टूट के गिरा, ये एक फैक्ट है, लेकिन क्या भूकंप की वजह से गिरा या फिर ग्लेशियर के गिरने की वजह से भूकंप आया? 8:30 बजे का वक्त बताया गया था नेपाल की संसद में वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर की ओर से कि 8:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके बाद ग्लेशियर टूटा और वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक तैयार हो गया और जो मलबा था वो लौंडे खोला से होते हुए भोटेकोशी नदी तक पहुँचा। लेकिन अब जो बताई जा रही खबरें उसके लिहाज से ये है कि करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो ग्लेशियर है वो टूटा। वो टूटने के बाद जब नीचे गिरा उसके वजह से एक धमाका हुआ और उसके चलते ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो पहले 4.4 बताया जा रहा था लेकिन अब बताया जा रहा है 5.2 के करीब है। और जो ग्लेशियर था वो 2000 फीट चौड़ा था। तो इतना बड़ा 2000 फीट चौड़ा जब ग्लेशियर नीचे आके गिरेगा तो बम जैसा धमाका होगा ही, और कितना पानी और मलबा अपने साथ लाया होगा आप समझ सकते हैं। और इतनी ऊंचाई, 17,000 फीट की ऊंचाई से जब नीचे गिरे तो आप उसका इम्पैक्ट समझ सकते हैं। और क्योंकि 17,000 फीट की ऊंचाई से गिरा था और जहाँ पर गिरा था वो कितना ऊंचा था, वो सी लेवल से करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर था, 6,500 फीट की ऊंचाई पर। तो उसी के चलते लेंडेकोटी में इस जगह पे बताया जा रहा है कि एक ऐसे मलबा आने की वजह से ब्लॉक हो गया, पीछे से इतना मलबा आया और जब ये मलबा आने के बाद प्रेशर बढ़ा तो उस पानी के प्रेशर ने इसको तोड़ दिया आर्टिफिशियल लेक को, और उसके बाद फिर ये इम्पैक्ट हुआ यहाँ पर गायरोंग के इस पोस्ट पर, जिसकी तस्वीरें आपने देखी है कि पूरी एक इमारत किस तरह से लहरों में डूब जाती है, वहाँ पर लोग बच नहीं पाते हैं और पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। तो कारण ये बताया गया कि पहले था कि भूकंप आने की वजह से ग्लेशियर टूटा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि क्योंकि ग्लेशियर टूटा था इसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब भूकंप के झटके महसूस हुए हैं या फिर जो ग्लेशियर टूटा तो क्यों टूटा? देखिए, चाइना यानी कि चीन ने तिब्बत को कब्जे पर रखा है, कब्जा करके रखा है, और इस इलाके में लगातार चीन क्या कर रहा है, जो भी पानी के स्रोत हैं, जो भी नदियों के स्रोत हैं, उसको धीरे धीरे वो रोक रहा है, या फिर यूं कहें कि उसका पानी अपने यानी चीन की ओर मोड़ता हुआ जा रहा है। और इसीलिए उसने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं। अब जहाँ पर डैम नहीं बन सकता है तो क्या किया जा रहा है, पहाड़ों के अंदर टनल्स बनाए जा रहे हैं और टनल्स के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसी इलाके में, क्योंकि ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जो इम्पैक्ट एरिया है, ये इम्पैक्ट का एरिया यही है। और यहाँ पर आप देखिए कि आपको बहुत सारे ग्लेशियर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से जो अगर कोई भी काम हो रहा होगा, कोई टनल बन रहा होगा, उसकी वजह से कोई धमाके हुए होंगे, कोई वाइब्रेशन हुआ होगा, जिसके चलते ग्लेशियर टूट सकता है। और ग्लेशियर टूटने की वजह ये भी एक हो सकती है जो वहाँ पर काम चल रहा है और बहुत ही गुप्त तरीके से चीन काम करता है, जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी ओर बताया जा रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसकी वजह, क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ है या ग्लेशियर टूटा है, इसकी कोई प्राकृतिक वजह भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ चीन जिस तरह से इस इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, उस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि एक वजह हो सकती है। तो इसलिए चीन को दोषी माना जा रहा है कि चीन ने वक्त रहते इस बारे में ना जानकारी दी, जिसकी वजह से ये हालात बने। अब आपको ले चलते हैं कि चीन आखिर क्या कर सकता है। देखिए, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि यहाँ से जो यारलॉन्ग सांगपो जिसे कि हम ब्रह्मपुत्र नदी जिसको हम भारत में बोलते हैं, उसको तिब्बत या चीन में यारलॉन्ग सांगपो कहा जाता है। और ये जो नदी है, इसके ऊपर भी न्यांगशी में मेंगडोंग सुपर डैम बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम तैयार कर रहा है न्यांगची में इस वक्त चीन। और उसके लिए क्या कर रहा है, इसी तरह से टनल्स बनाए जा रहे हैं, यानी पहाड़ों को काट कर उसके अंदर टनल बना के पानी को लाया जा रहा है, ताकि जो यारलॉन्ग का पानी है वो तिब्बत की ओर या चीन की ओर घुमा दिया जा सके और वहाँ पर डैम के जरिए बिजली पैदा की जा सके। कितनी बिजली पैदा करने की बात कर रहे हैं? 60,000 मेगावाट, या फिर आप कह सकते हैं कि 60 गीगावाट बिजली, यानी दुनिया में इससे बड़ा कोई भी डैम ही नहीं है। और इस डैम को बनाने के लिए करीब
$169 बिलियन लगा रहा है चीन। और थ्री गॉर्जेस डैम जो उसने बनाया था, जहां पर जिसे दुनिया का आज के वक्त का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, उसको बनाने में चीन ने करीब $31 बिलियन लगाए थे। आप सोचिए कि उससे कितना ज़्यादा पैसा वो इस वक्त इस मेगा डैम को बनाने के लिए लगा रहा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस थ्री गॉर्जेस डैम के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये कई मायने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा, अगर कभी यहाँ पर कोई त्रासदी आई या कुछ ऐसी भूकंप आया और अगर ये डैम टूटा तो उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये जो जहाँ पर ये बन रहा है इसको बोलते हैं ग्रेट बेंड, जो यार्लॉन्ग नदी है यहाँ पर आके मुड़ जाती है और फिर वो मुड़कर ये भारत की ओर आने लगती है और ये नदी फिर अरुणाचल होते हुए, असम होते हुए सीधा बांग्लादेश की ओर जाती है। तो जो पानी का डिस्चार्ज होगा वो भारत के लिए और भारत के इन नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। बहरहाल चीन छुप छुपा के इस तरह के काम कर रहा है और उसका खामियाजा दूसरे देशों को भुगतना पड़ रहा है और इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब नेपाल में जो ये त्रासदी आई है, इस त्रासदी के बाद क्या दुनिया चीन से सवाल पूछेगी कि आखिर वो छुपकर इस पूरे तिब्बत में और हिमालय के इन पहाड़ियों में आखिरकार कर क्या रहा है।